लीगल प्रोविजंस फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, ये क्वेश्चन 4 मार्क का शॉर्ट नोट के लिए आएगा। तो अभी हम देखते हैं कि लीगल प्रोविजंस फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड क्या है। इसमें कंपनीज एक्ट भी लागू होता है, स्टॉक एक्सचेंज भी लागू होता है, सेबी के कायदे भी लागू होते हैं। तो लेट अस अंडरस्टैंड ये सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी क्या है। नाउ सबसे पहले याद रखो, डिविडेंड का रिकमेंडेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं बोर्ड मीटिंग में, बट अल्टीमेटली डिक्लेरेशन करते हैं शेयर होल्डर्स इन द एनुअल जनरल मीटिंग। सो लेट अस टेक वन एग्जांपल कि 20 अगस्त को बोर्ड मीटिंग रखा हुआ है। बोर्ड मीटिंग मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग, जो साल में 4 बार होगा, 3 महीने में 1 बार होगा। 20 अगस्त को जो बोर्ड मीटिंग तय किया है, उसके 48 घंटे पहले, 2 दिन पहले, 2 डेज बिफोर, दैट इज 18 अगस्त को, तुम्हारे वीडियो आवाज को म्यूट करो तुम्हारा, 2 दिन पहले तुमको शेयर बाजार को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, दैट इज 18 अगस्त या पहले, कि 20 अगस्त को बोर्ड मीटिंग रखा जा रहा है जिसमें डिविडेंड का रिकमेंडेशन होगा। सपोजिटली आज तारीख है 20 अगस्त। 20 अगस्त को आज डायरेक्टर्स की जवाबदारी क्या है? रेट ऑफ डिविडेंड तय करना, अमाउंट ऑफ डिविडेंड तय करना। अब ये तो रिकमेंडेशन हुआ, तय मतलब फाइनल तो नहीं हुआ, रिकमेंड हुआ। फिर ये इसका डिक्लेरेशन होगा एनुअल जनरल मीटिंग में, तो फिर उसके बाद उनको एजीएम की तारीख तय करनी पड़ेगी। एजीएम से पहले 21 डेज का नोटिस लगता है। तो ऑन अ सेफर नोट, 20 अगस्त को यदि बोर्ड मीटिंग है तो वो लोग करीबन 30 सितंबर, जो कि देखा जाए तो आखिरी डेट है एजीएम का, उसके बाद फिर तुमको परमिशन लेना पड़ता है, वरना फिर पेनल्टी बैठता है। तो उन्होंने 30 सितंबर को एनुअल जनरल मीटिंग रख दिया है, ठीक है ना। सो बोर्ड मीटिंग में वो लोग क्या क्या फैसला लेंगे? नंबर 1 रेट ऑफ डिविडेंड, नंबर 2 वो लोग फैसला लेंगे अमाउंट ऑफ डिविडेंड, उसके बाद एजीएम का तारीख तय करेंगे। अच्छा, एक और चीज, अभी डिविडेंड किसको देना है? शेयर होल्डर्स को देना है, बराबर है। तो अभी सोचो ना, हर रोज शेयर होल्डर्स का आना जाना प्लस माइनस चालू रहता है। तो अभी मैं डिविडेंड इसको दूं, ये तो बेच रहा है, तो वही और नाम आ गया रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में। जैसे लोग खरीदते बेचते हैं वैसे नाम निकलते हैं, नए नाम जुड़ते जाते हैं। तो कंफ्यूजन को हटाने के लिए कंपनी क्या करती है, डायरेक्टर्स लोग ने 20 अगस्त को जो बोर्ड मीटिंग किया, उसमें वो लोग एक तारीख तय करेंगे, सपोजिटली 15 सितंबर। 15 सितंबर से या तो 7 दिन या तो 14 दिन, नॉर्मली 1 हफ्ता या तो 2 हफ्ता बुक्स क्लोज रहेंगे। मतलब ऐसा सोचो, 1 हफ्ते के लिए 15 सितंबर से 22 सितंबर तक बुक क्लोज रहेगा। बुक कौन सा? रजिस्टर ऑफ मेंबर्स और ट्रांसफर रजिस्टर। ये रजिस्टर में जब भी कोई शेयर खरीदता है बेचता है तो उसका नाम आता है, जिसने बेचा उसका नाम जाता है। लेकिन ये 15 से 22 में कोई भी एंट्रीज रजिस्टर ऑफ मेंबर्स या ट्रांसफर रजिस्टर में नहीं होगी, क्योंकि 15 तारीख से पहले 14 तारीख के रात तक जो भी शेयर होल्डर्स, जो भी लिस्ट, जिसका भी नाम उस रजिस्टर में मेंशन्ड है, उनको ही डिविडेंड मिलेगा। जब तक क्लोज्ड है, जिसने भी ट्रांसफर किया वो नहीं मिलना है। सो ये रिकॉर्ड डेट वो लोग बोलते हैं कि 15 तारीख हमारा रिकॉर्ड डेट होगा। इसका मतलब 14 तारीख के रात तक जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में दर्ज है, उसको ही डिविडेंड मिलेगा। और ये रजिस्टर कम से कम 7 दिन से 14 दिन तक कंपनी, अलग अलग कंपनीज बंद रखती है, 7 दिन या 14 दिन रखती है। लेकिन कायदा ये बोलता है कि 15 सितंबर से तुम 7 दिन के लिए बंद रखते हो, तो जिस तारीख को शुरुआत होगा बंद होना, 15 तारीख, उसके 1 हफ्ते पहले, ठीक है ना। तुम रजिस्टर भले 14 दिन बंद रखो, वो उसमें कोई कायदा सख्त नहीं है, 14 दिन चलेगा। बट सख्त कहां पे है? 15 अगस्त से 7 दिन पीछे चले जाओ, 8 अगस्त। 8 अगस्त या पहले तुमको शेयर बाजार को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भाई हम 15 सितंबर से, ठीक है ना, 15 सितंबर से 14 दिन के लिए रखा, तो 15 सितंबर टू 28 सितंबर तक हमारा रजिस्टर बंद रहेगा। मतलब जिस तारीख से शुरू होगा, एक स्टार्ट डेट होता है, एक एंड डेट होता है बुक क्लोज करने का।
वो तुम्हारा चॉइस है, लेकिन तुमको शेयर बाजार को इन्फॉर्म करना है जिस तारीख को बुक क्लोज होगा उसके 7 डेज पहले तुमको स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स और ट्रांसफर रजिस्टर दोनों रजिस्टर हम क्लोज कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं 14 दिन के लिए, ताकि हम शेयर होल्डर्स के नाम निकाल सके। तो रिकॉर्ड डेट हमारा होगा 15 तारीख, मतलब जिसका भी शेयर्स में दाम दर्ज है उस तारीख तक उनको ही डिविडेंड मिलेगा। उस बीच जिसने व्यवहार किया खरीदी बिक्री का, उनको हम डिविडेंड नहीं दे पाएंगे। ये पहले से ही तय हो जाता है, तो लोगों को लोग झगड़ा नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी पब्लिक इंफॉर्मेशन आ जाता है। ठीक है, और फिर एक अलग से बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा जिसमें से तुम डिविडेंड शेयर होल्डर्स को दोगे। क्या ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया बोर्ड मीटिंग का? सबको क्लियर है? यस और नो? 20 अगस्त को बोर्ड मीटिंग, 18 अगस्त या पहले शेयर बाजार को इन्फॉर्म करो। उसमें बोर्ड मीटिंग में डिविडेंड डिक्लेयर करो, डिविडेंड रेकमेंड करो, सॉरी, परसेंटेज और अमाउंट। ठीक है, उसके बाद बुक क्लोजर की तारीख तय करो जो कि 15 सितंबर तुमने तय की है। ठीक है, फिर एजीएम की तारीख तय करो, वो बाद में होगा 30 सितंबर। ठीक है ना, 15 सितंबर से 7 दिन पहले 8 सितंबर को तुमको शेयर बाजार को इन्फॉर्म करना है कि हम 15 तारीख को क्लोज कर रहे हैं बुक्स फॉर द पब्लिक, जिसमें कोई भी एंट्री नहीं होगा ये 7 दिन या 14 दिन। एक हफ्ते पहले इन्फॉर्म कर दो, अलग से बैंक अकाउंट खोलो, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम खत्म। अभी शुरू होगा शेयर होल्डर्स की तैयारी। शेयर होल्डर्स को नोटिस जाएगा, एनुअल जनरल मीटिंग का ईमेल में जाता है। ठीक है ना, अभी सपोजिटली आज 30 सितंबर, आज शेयर होल्डर्स आएंगे मीटिंग में, वोट करेंगे। 100 में से 51 शेयर वालों ने हाँ बोला, तुमको रेजोल्यूशन एक शीट ऑफ पेपर दिया जाता है, वहां पे तुमने हाँ बोला तो वो रेजोल्यूशन पास हो जाता है। कायदा ये बोलता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, दैट इज 100 में से 51% लोगों ने यस बोला तो डिविडेंड डिक्लेयर हो जाएगा। याद रखो बेटा, डिविडेंड डिक्लेरेशन शेयर होल्डर्स करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रेकमेंड करते हैं। जैसे ही शेयर होल्डर्स ने डिक्लेयर किया वो कंपनी पर कर्जा बन जाता है। और ये जो सपोजली डिविडेंड का रकम आ रहा है 40,000 रुपया जो भी डिक्लेयर किया, ये जो परसेंटेज है सपोजली इट इज 40%, लेट अस अज्यूम 40%। तो जो डायरेक्टर्स ने रेकमेंड किया था 40%, वही एजीएम में शेयर होल्डर्स 40% या कम कर सकते हैं, बट 40 का 60 या 70% नहीं कर सकते। सो 40% यदि डायरेक्टर्स ने रेकमेंड किया तो शेयर होल्डर्स नॉर्मली 99.99% कंपनीज में शेयर होल्डर्स वही परसेंटेज स्वीकारते हैं जो डायरेक्टर्स ने रेकमेंड किया। कायदा ये बोलता है कंपनीज एक्ट की वो परसेंटेज शेयर होल्डर्स बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि शेयर होल्डर्स ने बढ़ा दिया कंपनी का कैश फ्लो कम हो जाएगा तो कंपनी घाटे में जा सकती है। तो इसलिए डायरेक्टर्स ने जो भी रेकमेंड किया वो सोच समझ कर किया होगा, तो वो परसेंटेज या उससे कम ही रेकमेंड हो सकता है। और जैसे ही ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हुआ, उसके 5 दिन के अंदर ये सेपरेट बैंक अकाउंट में पैसे 40,000 रुपए ट्रांसफर हो जाने चाहिए, वरना वो डिफॉल्ट माना जाएगा और डायरेक्टर्स जवाबदार माने जाएंगे। और डिविडेंड डिक्लेरेशन 30 सितंबर के बाद 30 दिन के अंदर शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पहुंच जाना चाहिए। क्या ये पॉइंट यहां तक समझ में आया सबको? यस सर। द मोमेंट शेयर होल्डर्स डिक्लेयर करते हैं डिविडेंड, फिर डिविडेंड देना ही होगा। वो कर्जा बन जाता है कंपनी पर, और कंपनी को किसी भी हालत में वो डिविडेंड का रकम 5 अक्टूबर के अंदर, 30 सितंबर को एजीएम था, 5 अक्टूबर के अंदर बैंक में, सेपरेट बैंक में 40,000 रुपया जो डिविडेंड देना है वो ट्रांसफर करना है, और 30 अक्टूबर के अंदर शेयर होल्डर्स को डिविडेंड का पैसा मिल जाना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने बताया शेयर होल्डर्स परसेंटेज को कम कर सकते हैं जो रेकमेंड किया है डायरेक्टर्स ने इन द बोर्ड मीटिंग, पर उसको बढ़ा नहीं सकते। ठीक है, डायरेक्टर्स को अधिकार नहीं है कि शेयर होल्डर्स का डिक्लेयर किया हुआ डिविडेंड को कैंसिल करे या कम करे। हाँ, इंटरिम डिविडेंड रेकमेंड डायरेक्टर्स करते हैं, डिक्लेयर डायरेक्टर्स करते हैं, उसके लिए शेयर होल्डर को अलग से मीटिंग बुलाया नहीं जाता। इंटरिम डिविडेंड को डिक्लेयर करने के बाद कैंसिल भी किया जा सकता है, वो तो डायरेक्टर्स डिक्लेयर करते हैं, 2 एजीएम के बीच में, वो आने वाले वीडियोस में आना है।
अब रहा सवाल सेपरेट बैंक अकाउंट, वो मैंने बता दिया। 30 सितंबर को यदि एजीएम है तो उसके बाद 5 दिन के अंदर कंपलसरी तुमको सेपरेट बैंक अकाउंट में 40,000 रुपया जो कि रकम है डिविडेंड वो डालना पड़ेगा। और जो भी डिविडेंड डिक्लेयर होता है वो बिकॉज परसेंटेज में कंफ्यूजन होगा शेयर होल्डर्स को, नॉलेज सबको कंपनीज एक्ट और सबका रहता नहीं है, इसलिए हमेशा डिविडेंड पर शेयर के हिसाब से डिक्लेयर होता है। फॉर एग्जाम्पल 40,000 डिक्लेयर किया डिविडेंड रकम और 10,000 शेयर है तो बोला जाएगा डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड एट ₹4 पर शेयर। तो तुमको अक्ल रहेगा कि भाई मेरे पास 100 शेयर है तो मुझे 400 मिलेगा, तुमको अक्ल का फायदा होगा। नहीं तो परसेंटेज बोला तो तुम कंफ्यूजन, मार्केट वैल्यू का परसेंटेज निकालू कि जब खरीदा था उसका परसेंटेज निकालू, प्रॉफिट का परसेंटेज निकालू क्या पेड अप का परसेंटेज निकालो, इसमें शेयर होल्डर कंफ्यूज हो जाएगा। साइंस के भी कुछ लोग होते हैं, इंजीनियरिंग के भी होते हैं, उनको इस मामले में नॉलेज नहीं होता। इसलिए कोई भी आदमी को जब बोला कि ₹4 डिविडेंड पर शेयर डिक्लेयर किया तो वो समझ जाएगा कि ना मेरे पास 100 शेयर है तो मुझे ₹400 डिविडेंड मिलेगा, इससे आसानी होता है। नाउ लिस्टेड कंपनी के लिए जो कायदे हैं मैंने साथ साथ बता दिए, फिर भी एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि बोर्ड मीटिंग के ठीक 2 दिन पहले शेयर बाजार को इन्फॉर्म करो, लिस्टेड कंपनी खरीदी बिक्री जिसका शेयर बाजार में हो रहा है, कि 20 अगस्त के 2 दिन पहले 18 अगस्त या पहले इन्फॉर्म करो शेयर बाजार को कि 20 तारीख को हमारा बोर्ड मीटिंग होना है जिसमें डिविडेंड रेकमेंड करने वाले, तुमको पर्पस ऑफ बोर्ड मीटिंग भी बताना पड़ेगा। और जैसे ही शेयर होल्डर्स ने, ठीक है ना, डिक्लेयर किया, ये रेकमेंड हुआ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, तो वो भी शेयर बाजार को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। शेयर होल्डर्स ने डिक्लेयर किया वो भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा शेयर बाजार को। बुक क्लोजर 15 सितंबर को मैंने बोला था, उसके 7 दिन पहले दैट इज 8 सितंबर को, 8 सितंबर या पहले, एग्जैक्ट 7 दिन पहले नहीं, 7 दिन के पहले कितना भी तुम 10 दिन पहले इन्फॉर्म करो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 7 दिन कम से कम टाइम फ्रेम है। मतलब 9 सितंबर नहीं हो सकता यदि 15 है, क्योंकि 6 दिन ही होता है। 15 सितंबर है तो 7 दिन पीछे चले जाओ, उसके पीछे चलेगा, तुम 5 सितंबर को इन्फॉर्म किया तो भी चलेगा कि भाई हम बुक क्लोजर करने वाले हैं 7 दिन 14 दिन जो भी टाइम फ्रेम, नॉर्मली कंपनी 7 और 14 दिन के अंदर के बीच में क्लोज करती है रजिस्टर। और तुम वो जो बुक क्लोजर है उस समय तुम इन्फॉर्म कर रहे हो कि कोई भी खरीदी बिक्री तुम, क्योंकि जब भी कोई शेयर खरीदता है बेचता है तो रजिस्टर्ड मेंबर्स में कंपनी एंट्री ऑनलाइन होते जाता है, लेकिन ये 14 दिन जो बंद है रजिस्टर या 7 दिन जो बंद है इसमें कोई भी एंट्रीज होगी नहीं। मतलब यदि रिकॉर्ड डेट 15 तारीख है तो जो भी कंपनी के पास 15 तारीख को शेयर होल्डर्स के नाम है उनको ही डिविडेंड दिया जाएगा। उसके बाद जिसने खरीद, भले तुम्हारा एनुअल जनरल मीटिंग 30 सितंबर को है तो 15 सितंबर से 30 सितंबर जिसने भी शेयर खरीदा उसको डिविडेंड मिलना नहीं है, क्योंकि रिकॉर्ड डेट के पहले तुम्हारा नाम उस रजिस्टर में मेंशन करना चाहिए। और कंपनी का जो पेमेंट होगा डिविडेंड, ईसीएस छोटे रकम के लिए होता है, एनईएफटी बड़े रकम के लिए होता है जो कि आरबीआई के तहत मेंशन है। तो इस प्रकार से बताया गया है। लिस्टेड कंपनी को जैसे मैंने बताया डिविडेंड पर शेयर के हिसाब से बताना पड़ता है, ₹3, ₹4, ₹5 परसेंटेज के हिसाब से शेयर होल्डर्स कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए आजकल एक आसान तरीका बता दिया, जितना भी डिविडेंड अमाउंट है डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कर दो तो तुमको डीपीएस पता चलेगा। व्हाट इज डीपीएस? डिविडेंड पर शेयर। तो इससे शेयर होल्डर को आसानी होती है समझने में। प्रोहिबिशन टू पे डिविडेंड बहुत क्लियर है कि कंपनी तब तक डिविडेंड नहीं दे सकती, कुछ कायदे हैं। तुमने कोई भी कर्जा लिया हो, पब्लिक डिपॉजिट या डिवेंचर या कोई भी बैंक से लोन लिया हो, इनका इंटरेस्ट या तो प्रिंसिपल पेमेंट का टाइम आ गया वो नहीं पे कर पाए, इंटरेस्ट डूबा तुमसे नहीं पे कर पाए, रिपेमेंट डूबा नहीं पे कर पाए, या प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड नहीं दे कर पाए, या प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन नहीं कर पाए, या कोई भी प्रकार का कर्जा, कोई भी प्रकार का ब्याज तुम नहीं पे कर पाए, तो तुम इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दे सकते। सीधी बात है ना, तुमने कर्जा का ब्याज नहीं दिया तुम शेयर होल्डर को डिविडेंड दे रहे हो, इनका ब्याज तुमने रोका और इनका डिविडेंड दिया, और पहले इंटरेस्ट दिया जाता है तो पहले इंटरेस्ट दो, सबका क्लियर करने के बाद इंटरेस्ट प्रेफरेंस डिविडेंड सब क्लियर होने के बाद बचा, देन यू कैन गिव इक्विटी शेयर डिविडेंड, अदरवाइज तुमको इक्विटी डिविडेंड देने पे रोक लगेगी। तो इसलिए सारे इंटरेस्ट बराबर है, रिपेमेंट्स बराबर है, तो तुम क्लियर हो, तुम डिविडेंड दे सकते हो। क्या यहाँ पूरा क्वेश्चन समझ में आया? यस और नो? यस सर। तो बहुत अच्छी बात है, वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।